आइए विस्तार से सियासी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो। सबसे बड़ी सियासी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बदायूं में एक वारदात हुई और उसी को लेकर राजनीति अब गर्मा गई। दरअसल 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। जो जानकारी मिल रही है, बड़ी बर्बर तरीके से दोनों की हत्या हुई है और इसी को लेकर अब राजनीतिक उबाल जोर पर है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ रहा है। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत दी है, समाजवादी पार्टी बदायूं मामले में राजनीति ना करे। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई वारदात को लेकर अब जमकर राजनीति हो रही है। आर पार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में छिड़ गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो इस वारदात को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि चुनावी समय में माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की वारदातें खुद बीजेपी की तरफ से करवाई जा रही हैं और इसका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। ये केशव प्रसाद मौर्य का जो पोस्ट किया उन्होंने एक्स पर, वो आप देख रहे हैं। लिखते हैं, समाजवादी पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है, बदायूं मामले में राजनीति ना करे। वैसे सपा और अपराधियों का संबंध यूपी का बच्चा बच्चा जानता है। ये बहुत पीड़ादायक जघन्य अपराध है। 2 अबोध बच्चों की निर्मम हत्या की गई। पुलिस कार्रवाई कर रही है। लोगों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। कल रात ही एक आरोपी साजिद एनकाउंटर में मारा गया। बच्चों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद अभी तक फरार है। सरकार कह रही है पुलिस ने इस मामले में ठोस कार्रवाई की है। पुलिस का होता है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी, उसको पकड़ा, उसके पीछे भागे और उसके साथ वो भाग रहा था, उसमें उसने जो भी था, घटना पूरी नहीं पता मगर एनकाउंटर हुआ तो पुलिस ने ठोस कार्रवाई करी। और दूसरा जो उसका जो सहयोगी है या साथी है या भाई है, जो भी है, वो जो भागा हुआ है उसको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। तो बदायूं की ये वारदात और इस पर कांग्रेस ने भी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बदायूं की घटना खराब प्रशासन का सबूत, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। सर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक घटना सामने आई जिसमें 2 बच्चों की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपी का एनकाउंटर भी पुलिस द्वारा कर दिया गया। इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? हृदय विदारक पीड़ा ऐसी हो रही है, मन सिहर जाता है। 2 मासूम बच्चों का क्या दोस्त, सगे भाई थे। कानून को अपना सर्वाधिक जो दंड हो सके दिया जाना चाहिए, जो बचे हैं उनको और पूरी घटना को। परंतु ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई। दिन दहाड़े कोई पड़ोसी भी आके इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। 2 हत्याएं, एक छोटा बच्चा, उसके उंगली में चोट लगी, अगर वो नहीं भाग जाता तो ये 3 हो। आरोपी का एनकाउंटर हो ही जाता है, एक और एनकाउंटर, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनकाउंटर की सारी जांच पे सामने आ जाएंगे तथ्य, उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो पुलिस का वर्जन है, वो उन्होंने कहा हम पे गोली चलाई, मारे गए। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम और वो सवाल जिसको लेकर बात शुरू करेंगे, सवाल आपके सामने ले आते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बदायूं में जो वारदात हुई है, तो बदायूं में सनसनीखेज वारदात, कौन बिछा रहा है चुनावी बिसात? जिस तरीके की सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हो गया, अभय जी आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो इस तरह की घटना पर जिस तरह से सोचता हूँ वो थोड़ा सा अलग हटके है। मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में एक सर्वदलीय, आजकल चुनाव का माहौल है, जो मैं कह रहा हूँ उसको कोई सुनेगा नहीं, लेकिन ये कहना जरूरी है। वो ये है कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर एक सर्वदलीय सहमति होनी चाहिए कि इनको राजनीति से अलग रखा जाए। और ये कानून और व्यवस्था का मसला है, सामाजिक तनाव भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। इसमें मुझे घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, धीरे धीरे और घटना के पेच खुलेंगे और इसको कानून व्यवस्था का मसला बनाकर, मसला उस श्रेणी में डालकर इसकी ठीक से जांच पड़ताल हो, दोषियों को सजा मिले, जो एनकाउंटर में मारा गया है और जो बच गया है उसको भी पकड़ा जाए, उसको बाकायदा मुकदमा चलाकर उसको सजा मिले या जो भी उसकी स्थिति बने,
वो होना चाहिए। इसके ऊपर जो हो रहा है उससे इस घटना के ऊपर असल में पर्दा ही पड़ जाता है। सही। उस घटना का जो असली कारण है, जो उसका रहस्य है, क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीजें बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, अक्कू जी आपको क्या लगता है, मतलब ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन जिस तरीके के राजनीतिक बोल सामने निकल कर आ रहे हैं, चुनावी नफा नुकसान का मादा रखता है? देखिए, अभी जो भी घटनाएं होंगी उसके सबके चुनावी नफा नुकसान देखे जाएंगे और जितनी प्रतिक्रियाएं होंगी वो चुनावी नफा नुकसान पे होंगी। अभय जी बहुत आदर्श की बात कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक होगी, सर्वदलीय दल जाए वहाँ लोगों को समझाए बैठ करके, लेकिन अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। चुनाव के दिनों में छोटी सी घटना होगी। अब देखिए, मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है, हिंदू दो दोस्त हैं, दो जानने वाले हैं। एक आदमी उसकी वाइफ के पास जाता है, भाभी कहता है, पैसे लेता है, भाभी पैसे दे देती है, फिर ऊपर जा कर के दोनों बच्चों का, 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को अपने उसे रेत देता है और फिर भागता है। तब तक हंगामा मचता है और फिर 2-2.5 घंटे में, और उसमें और पुलिस आईजी कहते हैं कि नहीं एसएसपी थे कि तुम खुद उसको जाके करो, और एसएसपी खुद उसको करते हैं और एक जो लड़का है वो मार दिया जाता है, दूसरा लड़का फरार हो जाता है। ये इतनी घटना इतनी सामान्य नहीं है जितनी सामने दिखती है। इसके पीछे क्या कारण है, जब तक हम वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्या 5,000 रुपये का ही मामला था या लेन देन पहले का कुछ था, इतनी बड़ी तैयारी होकर के आए और फिर उसके बाद में तय है। अब यहाँ से वो चुनावी रंग शुरू हो जाता है, दुकान में आग लगा दी जाती, जिस लड़का मारा गया या जो उसके साथ जिसका इनकाउंटर किया गया, जो उसके साथ भागा था, उसकी दुकान में आग लगा दी जाती। यहाँ से वो तनाव बढ़ता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या, मूल जब तक नहीं पता लगेगा। हर घटना में पहले पुलिस को मूल तलाशना चाहिए। मारना एकदम से बहुत अच्छी बात नहीं, में तो वक्त लगता है ना। नहीं, ये तकनीकी, लेकिन रासबिहारी जी राजनीति करने में समय नहीं लगता। एक वारदात होती है और उसको लेकर सियासी आर पार शुरू हो जाता है। चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है यही नफा नुकसान देख रहे हैं नेता। बिल्कुल, अभी चुनाव शुरू हो गया है तो ये राजनीति होनी है। अगर चुनाव ना भी होता तो भी राजनीति वहाँ होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह घटना हुई है, और ये घटना एक दहशत फैलाने वाली घटना है, समाज में आतंक मचाने वाली घटना है। लेकिन ये एक पारिवारिक मामला उसका माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसका परिवार में आना जाना था, वो अपने सामान भी उनके घर पे ही रखा करता था, जो भी लेन देन रहा होगा। लेकिन जिस तरह से बच्चों को मारा गया है वो वास्तव में एक आतंक फैलाने वाली घटना है। और पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है उस पर जनता का कहना है कार्रवाई पुलिस ने बहुत तेज़ी में की और अच्छी की है। और अगर पुलिस ऐसी वारदातों पर अगर इस तरह अपराधियों को सज़ा देने लगेगी तो उसका जो भी अपराध करने वाले लोग हैं उन पर एक असर पड़ेगा और समाज में अपराध की घटनाएं कम होने लगेंगी। ये पहले भी हुआ है, हमने पहले भी देखा है कि जब कल्याण सिंह का राज था या बीजेपी का जो पहला राज था, दूसरा राज था, उसमें भी बहुत बड़ी संख्याओं में अपराधियों को एकदम एनकाउंटर करके लगातार मारा गया था। और ख़ासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पुलिस को ये ऑर्डर था कि वारदात होते ही अपराधियों पर काबू पाने के प्रयास किए जाएं, अगर जहां मौका लगे उनको उड़ाने में भी कोई संकोच न किया जाए। इसलिए कई सारी ऐसी वारदातें भी हुई, पुलिस पर भी सवाल उठे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। लेकिन ये जो मामला है इस पर निश्चित तौर पे सरकार अपना पक्ष तो रख ही रही है। देखिए, वारदात हुई, वारदात को रोका नहीं जा सका, क्योंकि ये कोई संगठित अपराध नहीं था, ये अचानक वारदात हुई और अपराधी को मार गिराया गया। तो सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन विपक्ष भी चुनाव में इस मामले को भुनाने की कोशिश करेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर काबू पाने में नाकाम रही है। नहीं, विपक्ष तो इससे 2 कदम आगे है। विपक्ष तो कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है वो एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने के लिए सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी इस तरीके की खुली छूट गुंडों को दे रही है कि वो ऐसी वारदात को अंजाम दे ताकि समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़े और चुनावी फायदा बीजेपी को मिले। ये आरोप है जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इस बीच देखिए, इस बर्बर हत्याकांड पर कांग्रेस योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा और विपक्ष बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रहा है। देखिए, क्या वहाँ की सरकार और वहाँ का कानून हर तरीके से मजबूत है, गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा और बेगुनाहों को कभी छेड़ा नहीं जाएगा। इसलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के मामले के अंदर कोई भी आदमी किस प्रकार सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है या बेगुनाहों को मारना चाहता है तो कानून अपना काम करेगा। तो
तो राज्य सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार को घेरने का ऐसा लग रहा है प्रोफेसर चंद्रचूड़ ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। रमाना जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो इस घटना से जो मतलब के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये निर्ममता, बर्बरता और जघन्यता, इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई और शब्द नहीं आ रहा है इस घटना के लिए। मुझे लगता है कि राजनीति समाज के लिए होता है, राजनीति समाज पहले है फिर राजनीति है, और समाज जिन मान्यताओं पर आधारित होता है उसमें चाहे कारण जो भी रहा हो, इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार के कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो दुबे जी ने कहा वो बात सच है कि इसमें ना तो इस तरफ से ना तो उस तरफ से, ये मुझे लगता है कि ये एक प्रश्न जो है उस प्रश्न पर विचार किया जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से किसी अबोध बच्चे की हत्या किसी की भी हो वो गलत है, पर इस प्रकार की हत्या, इसका कोई सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। सर, मैं तो इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये जो पिछले कुछ सालों से एक चलन शुरू हुआ है ना कि जब वारदात हो जाती है तो उस वारदात के अंदर आरोपी और पीड़ित पक्ष के धर्म तलाशे जाते हैं और फिर धर्म देखकर अपराधी का कोई धर्म नहीं, अपराधी का कोई धर्म, मुझे तो लगता है कि इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है कि आप वारदात को वारदात के तौर पर ना देखकर उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकालकर उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। भले ही इससे आपकी राजनीति को फायदा मिल जाए, लेकिन समाज के हित में तो ये कतई नहीं है। हम पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। एनडीए में बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। भतीजे चिराग पासवान को एनडीए में बड़े सम्मान के साथ 5 लोकसभा सीटें दे दी गई हैं। चाचा पशुपति पारस को बेरंग छोड़ दिया गया, जिसके बाद चाचा नाराज हो गए हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने की हुंकार चाचा की तरफ से भरी जा रही है। एनडीए से चाचा बाहर जाएंगे तो क्या चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाएंगे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर इस वक्त अगर कोई जवाब दे सकता है सटीक अंदाज में तो वो खुद चिराग पासवान है। और हम सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारी सहयोगी निधि के पास, जो इस वक्त चिराग पासवान के साथ ही मौजूद है। निधि, जरा बात कीजिए, मन टटोलिए भतीजे का। बड़ी जीत भतीजे ने हासिल कर ली है, चाचा को एनडीए से आउट करवा दिया। बिल्कुल रोमाना, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले किसी पार्टी को अगर महसूस हो रहा है कि ये सबसे बड़ी जीत है चुनाव से पहले, तो वो है आरएलजेपी। और मेरे साथ इस वक्त चिराग पासवान मौजूद है। और सबसे पहले तो बधाई आपको, न सिर्फ 5 सीटें आपको मिल रही है बल्कि हाजीपुर की सीट जिसको लेकर लंबी जद्दोजहद आपको करनी पड़ी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने 2.5-3 साल बिना घबराए, बिना लड़खड़ाए संघर्ष करते रहे, परिश्रम करते रहे, बिना इसके कि क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पिछले 2.5-3 साल पहले निधि जिस तरीके की परिस्थिति बन गई थी, जिस तरीके से मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिखी जा चुकी थी, कई जगह पे इस बात को खुल के कहा गया था कि अब मान के चलिए कि आज के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो कभी चिराग पासवान का नाम दोबारा नहीं लिया जाएगा, राजनीतिक दृष्टि से वो समाप्त है। ऐसे में ये ताकत मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मुझे दी और ये हम लोगों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो सम्मान दिया गया। चिराग, ये जो पटखनी आपने दी है, चाचा पशुपति पारस को आपने धोखा दिया है, इसका कोई अफसोस है? मेरे चाचा हैं वो, और माने नहीं माने बट मैं उनको अपना चाचा ज़रूर मानता हूँ। पटखनी शब्द राजनीतिक दृष्टि में फिर भी ठीक है, बट उसके दूसरे मायने लगाए जाए तो कतई ये शब्द उचित मैं नहीं मानूंगा। राजनीति में परिस्थितियाँ, और मेरे चाचा ही बोलते हैं, आज मैं उन्हीं के ही शब्दों को मैं दोहराता हूँ। हमेशा उन्होंने ही कहा था कि व्यक्ति नहीं समय बलवान होता, और मुझे लगता है समय हमेशा न्याय करता है। समय की कसौटी पर किसी के साथ गलत नहीं होता। आपने कहा धोखा, मेरी गठबंधन में बातचीत सिर्फ मेरी सीटों को लेकर चल रही थी। गठबंधन के तमाम साथियों से भी आप जिक्र करें, मैं तो खुद उन परिस्थितियों में था कि मैं दूसरों के समीकरण को क्या ही देखूं या क्या ही उन पे कोई असर डाल सकूं। मैं सिर्फ अपनी सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरी जो सिटिंग सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटें मेरे पास रहें,
मैं सिर्फ उस दृष्टि में कार्य कर रहा था, मेहनत कर रहा था। अंधोगत्वा ये फैसला गठबंधन को, और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, उन्हीं सबको मिल के ये फैसला करना था कि गठबंधन में किस साथी को कितनी सीटें दी जाएंगी। राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों को बांटने का। ऐसे में अगर गठबंधन को ये लगा कि उनके पास वो जनाधार नहीं है, उस हिसाब से उनके लिए वो फैसला लिया गया। पर हाँ, मेरी पूरी मेहनत ईमानदारी से मेरी सीटों को हासिल करने की। ये जो बातचीत आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई, आप गए थे जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए, तो इसके पीछे का एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चिराग पासवान जितनी सीटें चाह रहे थे उतनी सीटें उनको नहीं मिली, लेकिन ये जो उन्होंने त्याग किया ये सिर्फ इस एवज में किया ताकि पशुपति पारस को आउट किया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कब ना ताकतवर बन गया मुझे ही नहीं पता चला। कैसे संभव है निधि, ये कैसे संभव है कि मैं भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को क्या मैं कुछ भी कह सकता हूँ इस तरीके का? और भाजपा जितना ग्राउंड वर्क करती है, जितना रिसर्च करती है, और ये बातें छोटा दल होने के नाते हम लोग भी सीखते हैं कि वो लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा स्टैटिस्टिक जिस तरीके से उनके पास मौजूद होते हैं और उसी के आधार पर वो फैसले करते हैं। और जिस दिन का आप जिक्र कर रही हैं, जब मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, उस दिन तो सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। उस दिन तो मैं उनको धन्यवाद करने और वो मुझे बधाई दे रहे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, वो भी मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रहा था, बुकेज एक्सचेंज हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद मैं उनसे मिलने गया था। पीएम मोदी जब बिहार जाते हैं, रैलियां करते हैं, आप उस रणनीति का, आप उस रैली का हिस्सा नहीं होते हैं, क्या ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जाए बीजेपी पर? ये कई बार आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स। देखिए, मैं अपने नीति सिद्धांतों को लेकर ना निधि, मैं बहुत क्लियर हूँ। बच गए हैं आप पिछले तो चुनाव से, ये तीसरा चुनाव है जब आप लड़ने जा रहे हैं और आप बहुत कुछ बार्गेन करना सीख गए हैं, इसीलिए उनका खून मेरी रगों में है। मैं नहीं मानता, परिस्थितियाँ आपको बहुत सिखा देती हैं। परिस्थितियाँ आपको लड़ना सिखा देती हैं, अपने हक अधिकारों पर अड़ना सिखा देती हैं। मैं सिर्फ अपनी बातों को लेकर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी है मुझ में कि मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2020 में भी आप याद कीजिएगा, अंत तक मुझ पर ही आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। चिराग पासवान में कतई ये हिम्मत नहीं है कि वो जाके अकेले चुनाव लड़ लेगा। कैसे लड़ेगा? अभी तो पिता का निधन हुआ है, मानसिक परिस्थिति वैसी नहीं है, कैसे लड़ लेगा? पार्टी का संगठन वैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा, उस वक्त भी मुझ पर ये आरोप लगाए गए थे। पर अंत में मैंने करके दिखाया, मैं अकेले चुनाव लड़ा वहाँ पर 137 सीटों पर। उसी तरीके से इस बार भी मैं गठबंधन में बहुत किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार मैं गठबंधन में शुरू से हम लोग को बहुत सिक्योर स्पेस दी गई थी। तो इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल ना मैंने कभी की है, ना मुझे इस बार करने की ज़रूरत थी। जिन कार्यक्रमों का आप जिक्र कर रही हैं, वो कार्यक्रम शुद्धता सरकारी कार्यक्रम थे। जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी गए थे, वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, वो गठबंधन के सहयोगियों का मंच नहीं था। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें मैं था नहीं था, पर क्योंकि उस वक्त केंद्रीय मंत्री मेरे चाचा जी थे, उस हैसियत से वो वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, सवाल ये है कि ये जो रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, तब जब वो जीवित थे, तब उन्होंने अपने भाई को हाजीपुर सीट से लड़ाया। उस हाजीपुर सीट को लेकर आप दोनों के बीच ठनी रही। क्या परिस्थितियां वैसी ही होती आज अगर रामविलास जी जीवित होते तो? मुझे नहीं लगता। पापा में वो क्षमता थी। आप वही करते, सवाल ये है कि आप क्या वही करते अगर वो जीवित होते तो, जो आज आपने किया है अपने चाचा के साथ? ऐसी परिस्थिति नहीं आती ना निधि, क्योंकि पापा में वो क्षमता थी कि वो परिवार को, पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में भी एकजुट रख सकें, और ये उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में करके दिखाया। मेरी अपेक्षा मेरे चाचा जी से भी इसी बात की थी ना, कि जैसे पापा ने, भाई पापा के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े, मेरे पिता वो, और हम लोग के यहाँ तो भाई चाचा, ये चाचा भतीजा, रोज़ मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ चाचा भतीजा, पर हम लोग के यहाँ मझले पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, ये कहने की परंपरा है। तो मेरी जगह, उनकी जगह, पापा की जगह तो वही मेरे पापा थे, और मैं उनसे भी यही उम्मीद रखता। भाई मैं छोटा हूँ, मान लीजिए अगर मुझसे ही कोई नादानी हो गई तो आप मेरा कान पकड़ते, मुझे 2 थप्पड़ लगा देते, मुझे बैठाते, मुझे समझाते, आप ये कर सकते थे।
पापा ने हमेशा ये किया, परिवार में कोई परिस्थिति आई उन्होंने बैठे आके समझाया, पार्टी में कोई परिस्थिति आई उन्होंने बैठा कर समझाया। वो पापा ने कभी परिवार या पार्टी टूटने नहीं दी। तो चाचा भी उसी भूमिका में थे, वो ये सारी चीज़ों को संभाल सकते थे, पर वो तभी करते जब वो मुझे अपना बेटा मानते। आपको दुख है कि उन्होंने मुझे है निधि, मुझे इस बात का बहुत दुख है। पापा ने जिस पार्टी के नाम को चुना, उन्होंने जिस सिंबल को चुना, वो आज भी चुनाव आयोग में फ्रीज है। वो मुझे इस बात की तकलीफ है। लिटरली जिस पार्टी को पापा ने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक लेकर आए, उस पार्टी को आपने समाप्त कर दिया, उस पार्टी का नाम निशान दोनों आपने हटा दिया। बड़प्पन तो तब होता ना जब आप एक सीट उनके लिए भी मांग लेते। मैं कैसे मांगता? मैं खुद अपनी सीटों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी सीटों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे में मैं कहाँ किसी दूसरे को कुछ दिलाने की परिस्थिति में मैं हो सकता था निधि? और फिर वही बात है, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, बड़े वो हैं, उनको ध्यान रखना है बच्चों का। बच्चों की ये जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी बड़ों का सम्मान करने की होती है, जो मैंने हर मंच पर मैंने उनका किया है। पर ऐसे में बड़े वो थे, मुझे संभालते, बस वो मुझे घर का बड़ा बेटा मान लेते ना, अपना बड़ा बेटा मान लेते, ये परिस्थितियाँ कभी नहीं आती। आज आप नीतीश जी को आदरणीय कह रहे हैं, नेता है हमारे, लेकिन एक वक्त था जब आप उनको कह रहे थे कि भ्रष्ट है, आप उन पर तंज कसते थे। ये तब की बात है जब नीतीश जी बाहर थे। ये जो बदलाव आया है ये अचानक आया है? मैं दोहराता हूँ, आदरणीय मैंने उनको हमेशा कहा, और मैं उनको हमेशा बहुत प्यार से मेरे मुख्यमंत्री कह के ही संबोधित करता हूँ। है मेरे मुख्यमंत्री, बिहारी हूँ मैं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उस नाते वो लगाव उनसे हमेशा रहा है। यकीनन हम दोनों के बीच कई चीज़ों को लेकर मतभेद रहे थे, पर आज निधि परिस्थितियां अलग हैं। परिस्थितियां क्यों अलग हैं? क्योंकि आज लक्ष्य अलग हैं। आज हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और जब आपके लक्ष्य बड़े होते हैं और लक्ष्य क्लियर होते हैं, आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि जदयू के वर्चस्व की, चिराग पासवान के वर्चस्व की, हम में से कौन सही, हम में से कौन गलत। आज प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर हम सब एक मंच पर लड़ रहे हैं, और हम सब का लक्ष्य है। और गठबंधन आपका सफल तभी होगा निधि जब आप बड़ी सोच रखेंगे, आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे। आज अगर गठबंधन में हम ही लोग एक दूसरे से उलझते रहे तो उसका नुकसान किसको होगा? गठबंधन को ही होगा ना। बिल्कुल सही बात है। पर ये समझदारी की बात तब क्यों नहीं आई जब 2020 में आप पर आरोप लगा कि आप सिर्फ उन्हीं सीटों पर डेंट किया आपने जिन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतारा था? उस वक्त ये समझौता नहीं हो पाया, और उस वक्त कोई एक ऐसा नाम, प्रधानमंत्री जी का नाम आप समझ रहे हैं निधि, और मुझे तो उनका हनुमान ही कहा जाता है, तो सोचिए मेरे लिए वो नाम कितना बड़ा है। तो उस नाम के लिए और उस नाम के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो आपने किया नीतीश जी के साथ, क्या वही चीज़ आज की स्थिति में पशुपति पारस आपके साथ करते, यानी उन 5 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं? तो कैसे आप लड़ेंगे? राजनीति में लड़ाई हमेशा जनाधार की होती है। उस वक्त जनता ने मेरा साथ दिया, मुझे नहीं पता चाचा जी का कितना साथ देंगे। पिछले 2 साल में जब आपकी पार्टी के पास ना नाम रहा ना निशान रहा, दोनों पार्टी तो टूट ही गई, चुनाव चिन्ह भी ले लिया गया, पार्टी का नाम भी ले लिया गया, लेकिन उस बीच आप अलग अलग राजनीतिक दलों से आपने मुलाकात की, और ये बहुत ही मधुर संबंध जिसको आपने कहा, क्या तेजस्वी यादव से भी आपको कोई ऑफर था? ऑफर मुझे कहीं किसी से नहीं था, क्योंकि सारे इस बात को जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी से दूर होने की सोच भी नहीं सकता। 2020 में भी मैं अलग भी हुआ, पर मैं किसी गठबंधन में नहीं गया। उस वक्त भी मैं बीजेपी के साथ मजबूती से मैं खड़ा रहा। तो ऐसे में कोई जल्दी मुझे कोई ऑफर ही नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रधानमंत्री जी से कभी अलग हो नहीं सकता, उनके साथ मजबूती से ये जुड़ा हुआ है। बट हाँ, ये चीज़ मैंने मेरे पिता से ही सीखी है। आजकल पता है, ये मैं ज़्यादा देखता हूँ कि व्यक्तिगत लड़ाइयाँ राजनीति में ज़्यादा हावी हो रही हैं। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत पुराने ज़माने का हूँ, बट 4 दशक मेरी भी उम्र हो गई है, उससे ज़्यादा ही। पापा के साथ मैंने कई राजनीतिक परिस्थितियाँ मैंने देखी, और मैंने हमेशा इनसे सीखा मधुर संबंध। आपके बड़े से बड़े आपका विरोध होगा, सदन में एक दूसरे के सामने खूब लड़ेंगे, राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे को गलत ठहराने के लिए हर तर्क आप देंगे, पर जब व्यक्तिगत मुलाकातें होंगी तो वो उतनी ही मधुर होंगी। इज़ द रीज़न वाई पापा ऑलवेज हैड वंडरफुल रिलेशनशिप्स अक्रॉस द पार्टी लाइन। यही चीज़ मैं भी निभाता हूँ। अब आपने तेजस्वी जी का जिक्र किया, मैंने हमेशा उनको अपना छोटा भाई माना है, और वो रिश्ता मैंने हमेशा उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर रखा है।
बट जहाँ राजनीतिक लड़ाई की बात है मैं आज भी मुखर होके उनकी गलत नीतियों के बारे में, उनके कार्यकाल के द्वारा जो जो हुआ उसके बारे में मैं मुखरता से कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा। ये एक सवाल है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट के लिए ही क्यों जिद पर अड़े रहे? आपके पास ऑप्शन खगड़िया भी तो था, जो आपके पिता की जन्मभूमि रही है, आपकी खुद की कर्मभूमि जमुई भी रही है। सिर्फ हाजीपुर सीट, जहां से पहले से आपके चाचा मौजूदा सांसद हैं, उस सीट से लड़ने के पीछे क्या वजह थी? इसलिए क्योंकि चाचा है वहाँ, या कोई और वजह? इसलिए क्योंकि मैं एज अ सन बहुत नाशुक्रा होता अगर मैं अपने पिता के अधूरे कार्यों को ऐसे ही जाने देता, या मैं उन जिम्मेदारियों को नहीं समझता जो पिता के जाने के बाद एक पुत्र को निभानी चाहिए। हाजीपुर एक शुद्ध पुत्र की भूमिका में ही मैंने इन फैसलों को लिया। हाजीपुर को पापा ने अपनी माँ माना, उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया, दिन रात उन्होंने हाजीपुर के लिए काम किया। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि पापा को जाना जाता है तो हाजीपुर की वजह से, फॉर दैट मैटर इवन हाजीपुर की पहचान आज अगर देश दुनिया में गई है तो वो रामविलास पासवान जी की वजह से। ऐसे में आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, हाजीपुर का हर वो व्यक्ति जो पापा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था वो उम्मीद रखता है ना मुझसे। बचपन में उंगली पकड़कर मैं जब हाजीपुर जाता था तो वो रिश्ता तो मेरा उस वक्त से है हाजीपुर के लोगों से। तो ये कोई जिद नहीं थी, ये मेरे पिता के प्रति मेरा कर्तव्य था कि उनके जाने के बाद उनके बाकी बचे हुए कार्यों को, उनकी जिम्मेदारियों को मैं निभाऊं। अब सॉफ्टली कह रहे हैं कि पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, उसको परिवारवाद कहते हैं। जिस परिवारवाद के बारे में पीएम मोदी जिक्र करते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ है हम, उसी को, ये ज़रूरी तो नहीं है कि रामविलास पासवान की जो सीट रही है वो उनके बेटे को ही दे दी जाए और आप पिता के सपने को पूरा करेंगे। तो परिवारवाद का आरोप आप पर क्यों नहीं लगे? बिल्कुल लगे। मैं तो कहाँ इनसे मैं भाग रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं भागा। और जब इन सब चीज़ों की जब बात आती है तो मैं तो बोलता ही हूँ कि आई एम द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, आई एम द आउटकम ऑफ द सेम। मैं क्या ही मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं। बट हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जो उन्होंने सदन में, और अगर मुझे ठीक से याद है तो लास्ट का जो उनका भाषण था लोकसभा में जो उन्होंने दिया था सत्र की समाप्ति से ठीक पहले, उसमें उन्होंने इस परिवारवाद की परिभाषा का उन्होंने जिक्र किया था, जहाँ पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी का नाम लेते हुए, केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का नाम लेते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से इन बातों को क्लियर किया था। हैविंग सेड इट ऑल, मैं कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं देना चाहता। मैं रामविलास पासवान जी का पुत्र हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। पर हाँ, मैं इतना भी मानता हूँ कि किसी बड़े नेता या नेत्री का पुत्र या पुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको एक ईजी एंट्री मिल सकती है, बट आपकी काबिलियत ही आपको उस जगह पे बनाए रखेगी। निधि, मैं जमुई 2014 में मैं गया, 2014 में 85,000 वोटों से मैं जीता। बट अगर 2019 में मैं 2.5 लाख वोटों से जीता हूँ तो मैंने कुछ तो किया होगा जमुई की जनता के लिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो ऐसे में यहाँ, और आपने हाजीपुर का कहा कि पिता के बाद मैं ही क्यों, ये मेरी इच्छा है पुत्र होने के नाते। बट ये फैसला तो गठबंधन को करना था ना। अगर वो मुझे नहीं उपयोगी मानते कि अरे नहीं, इसमें काबिलियत ही नहीं है, ये नहीं लड़ सकता, ये नहीं जीत सकता, तो मुझे टिकट नहीं देते। और इतिहास गवाह रहा है, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आज की तारीख में कोई नहीं किसी को जानता। जिनमें काबिलियत होगी, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। इफ़ यू आर केपेबल इनफ, आप सक्सीड करोगे। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो लाख बड़ा सरनेम आपके साथ जुड़ा हो, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आपकी काबिलियत पे सवाल तब उठे थे जब 6 में से 5 सांसद आपको छोड़कर चले गए थे, आप बिल्कुल अकेले थे। और तब आपने थोड़ी दिन बाद बिहारी फर्स्ट का कैंपेन चलाया। आज वो सांसद आपके पास दोबारा आ रहे हैं, आपसे सिफारिश कर रहे हैं कि आप उनको एक बार फिर से लड़ाएं। चूँकि आज आपने बैठक भी की है, क्या रणनीति इस बार रहेगी आरएलजेपी की? बहुत जल्दी होगा रणनीति का खुलासा करना, मुझे लगता है थोड़ा और समय। अभी चर्चा चल रही है, अभी जस्ट राइट बिफोर मीटिंग यू मेरी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक से अभी मैं आ रहा हूँ। और इन तमाम रणनीतियों को लेकर, संभावित प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि सीटों का बंटवारा हो गया है, चयन हो गया है, इन तमाम बातों को लेकर अभी वहाँ पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है 4 से 5 दिन में इनकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। चलते एक सवाल है कि ये जो
डील है आपकी एनडीए में बने रहना, गठबंधन का हिस्सा जो आप अभी भी हैं, तो क्या ये सिर्फ इसी लोकसभा के लिए है? क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि बीजेपी के पास आज की तारीख में भी कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सीएम फेस के लिए नहीं है, और लोकसभा के ठीक बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। क्या उम्मीदें चिराग पासवान? सो लेट्स क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स। एक एक करके हम लोग करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम खड़े हैं, बट हाँ, बिहारी होने के नाते मेरे लिए ये एक पड़ाव है, अभी मंजिल अभी आगे है। विधानसभा के चुनाव हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने हैं। देश की राजनीति के लिए ज़रूर ये एक मंजिल है, बट हम बिहारियों के लिए, क्योंकि अभी अब विधानसभा के चुनाव में हम लोग को तुरंत बाद लगना होगा लोकसभा के बाद, इसलिए मैं इसको एक पड़ाव मानकर अभी आगे बढ़ रहा हूँ। सो जैसा मैंने कहा कि वील क्रॉस द ब्रिज एज इट कम, अभी लोकसभा में ये, पर मैं इतना मैं ज़रूर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जिसका सबसे बड़ा कारण मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनसे ना मैं कभी अलग था, ना मैं कभी अलग होने की सोच सकता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको मंदिर भी जाना है। और ये चिराग पासवान बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे सारे सवालों का। एबीपी न्यूज़ पर बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। खबरों का दौर लगातार जारी है।